चलिए एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं, कुछ और जानकारी करते हैं, एक आध अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है कि एक पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। और ये पार्टिकल ऐसे चलते चलते ऐसे चलते चलते किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये अपना रास्ता कुछ इस तरीके से क्या कर लेता है, बदल लेता है। मतलब ऐसा आपको गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा हो जाता है, मतलब इसका रास्ता अब ऐसा हो जाता है, और जो इसका स्पीड है वो अगेन क्या है जी, कांस्टेंट है। मतलब ये इस तरीके से इस रास्ते में क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसका पाथ इस रास्ते में बदल जाता है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है, या आप फिर इसको दूसरी भाषा में बोलिए कि जो एक्सेलरेशन है वो एक फोर्स से रिलेटेड क्वांटिटी है, फोर्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है। कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है। आप समझिए इस चीज को कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, अभी इसके ऊपर मान लीजिए मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होना शुरू हो गई। इसकी स्पीड टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे अभी कितनी है, 0 है। बट जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये चलना शुरू कर दिया, तो इसकी स्पीड में चेंज आ गया। तो चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या ला करके देता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ला करके देता है। तो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी के ऊपर क्या लगा होता है, फोर्स लगा होता है। तो आप ऐसा समझिए कि दूसरी भाषा में आपसे ये पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि इस पार्टिकल पे जो कि कुछ इस तरह का मोशन परफॉर्म कर रहा था कि वो पहले v स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर वो इस डायरेक्शन में ना जाकर के इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना फोर्स लगे इस पर्टिकुलर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ली। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने के लिए क्या लगना बहुत जरूरी है, फोर्स लगना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या निकाल करके दिखाना है, फोर्स का डायरेक्शन निकाल करके दिखाना है। फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछ लिया जाए या फिर आपसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ लिया जाए, वो दोनों चीजें क्या होती हैं, एक ही चीज होती है। क्योंकि आपने ऐसा अगर पढ़ा हो तो ज्यादा बेटर है कि F इज इक्वल्स टू, जनरली आप 9th क्लास में क्या लिखते थे, ma लिखते थे, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड a इज द एक्सेलरेशन एंड f इज द फोर्स अप्लाइड। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे या तो फोर्स की डायरेक्शन पूछ ली जाए या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछ ली जाए, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि एक्सेलरेशन किधर है। आप समझेंगे अगर इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत आराम से समझ में भी आएगा कि अगर ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाते जाते इसने क्या कर लिया, अपना रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और चेंज करके इसने अपने रास्ते को कैसा बना लिया, वर्टिकल से क्या बना लिया जी, हॉरिजॉन्टल बना लिया। आप ऐसा समझिए। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने इस पार्टिकल पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मान लीजिए मैं बोलता हूं इस डायरेक्शन में क्या लगाया होता, फोर्स लगाया होता। मान लीजिए ये पार्टिकल चलता चलता आया और मैंने क्या लगाया, इस पार्टिकल पे फोर्स लगाया। आप देखिए, नोट करिए इस चीज को, आपको समझ आएगा कि अगर ये पार्टिकल यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा होता, रेस्ट पे होता, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट मोमेंट पर इस पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता, तो ये डेफिनेटली आप समझ करके देखिए ये उसी तरफ चलना शुरू कर देता जिस तरफ मैं इस पे फोर्स लगाता। पर कब, मैंने बोला कि अगर ये कहां होता, रेस्ट पर होता। पर अभी गिवन सिचुएशन में तो आपको ये रेस्ट पे गिवन है ही नहीं, ये चीज रेस्ट पे गिवन है ही नहीं। ये तो v स्पीड के साथ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इस पार्टिकल पर इस मोमेंट पर पहुंचते ही उस दिशा में फोर्स लगाएंगे, तो उस दिशा में तो फोर्स लगाने से पार्टिकल उधर को तो जाना शुरू कर देगा, लेकिन साथ में क्या भी करता रहेगा, साथ में ऊपर की तरफ भी जाता रहेगा। मतलब ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके ये पार्टिकल जाता रहेगा उधर, क्योंकि आप उधर की डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका क्या खत्म नहीं होगा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो खत्म नहीं होगा। आप समझ करके देखिए इस चीज को
कि अगर आपका एक पार्टिकल यहां ऐसे रेस्ट पे खड़ा है और आप इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लगा दे तो ये उधर चलना शुरू कर देगा भाई। बट मैं बोल रहा हूं कि ये साथ में ऊपर भी जा रहा है और आप साथ में इस पे ऐसे फोर्स भी लगा रहे हैं, तो अगर आप इसका पाथ को ट्रेस करेंगे तो ये कर्व दिखाई देगा आपको, जिसमें आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जाते जा रहा है, क्योंकि इसका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये खत्म तो नहीं हुआ ना। इसको खत्म करने के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो ये खत्म कैसे हो जाएगा? तो ये तो ऊपर की तरफ भी चलता रहेगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको। अब मैं बोलता हूं, अब मैं आपको दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से तो, और आना भी चाहिए, बहुत जरूरी है ये समझना आपके लिए। अब मैं बोलता हूं कि आपने ऐसे नहीं फोर्स, आपने कुछ और डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब पार्टिकल आपका यहां से चलते चलते ऊपर की तरफ जा रहा था, तो आपने पार्टिकल के ऊपर क्या काम किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो आप समझिए, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या थी, v स्पीड थी। v स्पीड के साथ ये ऊपर जा रहा था और आपने नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया। तो आप समझ करके देखिए कि जैसे ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं इसके ऊपर क्या करूं, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं। अगर मेरा फोर्स क्या होगा, इस कदर होगा, या इस तरीके से लगाया मैंने फोर्स कि वो फोर्स इस पर्टिकुलर पार्टिकल के वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या करके खत्म करके क्या करे, इसको नीचे कोई मूव करवा दे। या फिर मैंने इतना फोर्स लगाया होगा कि वो फोर्स इस पार्टिकल की वेलोसिटी को कम नहीं कर पा रहा है, मतलब धीरे धीरे कम कर पा रहा है। आप ऐसा समझिए कि ये धीरे धीरे कम कर पा रहा है, क्योंकि आप जैसे ही ऐसे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो फोर्स इसको क्या कर रहा है, अब डी एक्सेलरेट कर रहा है, और धीरे 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 जाकर के किसी न किसी पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ऐसे नीचे की तरफ को आना शुरू कर देगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब इस केस में आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, किसी न किसी स्टेज पर जाकर के खत्म हो जाएगा, और पार्टिकल क्या करना शुरू कर देगा, नीचे की डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, v स्पीड से, या फिर अगर आप फोर्स लगाए रखेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीड से, जो कि लगातार चेंज हो रही होगी क्योंकि आपने फोर्स लगाया है, से किस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा, नीचे की डायरेक्शन को चलना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। पर आपसे तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में। आपसे तो पूछा गया कि भाई एक पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और ऐसे चेंज कर करके वो कहां जाने लग गया, वो वही यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करने लगा। तो आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने किस डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब समझते हैं इस चीज को कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब आप ये चीज समझ करके चलिए कि आप देखिए कि आपके पार्टिकल के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, तभी और सिर्फ तभी ये पॉसिबल है कि आपके पार्टिकल के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। इस डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। और वो फोर्स क्या काम करेगा, आप देखिए इस चीज को आराम से समझिएगा कि वो फोर्स लेट सपोज इसके साथ या तो एंगल थीटा बना रहा होगा, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लेते हैं, या वर्टिकल के साथ मान लेते हैं, आप किसी के साथ भी मान लीजिए, वो गिवन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपको बस मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप ना तो क्या कर सकते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में अकेला फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि उससे काम नहीं चलेगा अपना। तो आप ये चीज समझिए कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेट्स सपोज मान लेते हैं F1 है, और एक कंपोनेंट इस फोर्स का क्या है जी, इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये क्या है जी, ये F2 कंपोनेंट है। आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो आते ही हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करने। अगर ये वेक्टर होता और ये इसके साथ थीटा बना रहा होता तो ये क्या हो गया था जी, आपका फिर F cos थीटा हो जाता, और ये चीज क्या हो जाती है आपकी F sin थीटा हो जाती। अब आप देखिए कि F sin थीटा क्या काम कर रहा है और F cos थीटा क्या काम कर रहा है। आप ये चीज नोट करिए, F जो sin थीटा है, अगर मैं आपको F sin थीटा के बारे में बताऊं तो F sin थीटा किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, नीचे की डायरेक्शन में। और पार्टिकल क्या कर रहा था जी, पार्टिकल तो v स्पीड के साथ क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ऐसा नहीं हो गया कि F sin थीटा मतलब फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स के बदले मतलब इस डायरेक्शन में क्या है अप्लाई किया आपने, एक्सेलरेशन। आप ऐसा समझ सकते हैं
कि फोर्स से ही क्या डराइव होता है, एक्सेलरेशन निकल करके आता है। तो अगर आपने नीचे की डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट है आपका, तो वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आपके पार्टिकल के वर्टिकल अपवर्ड मोशन को क्या कर देगा, डी एक्सेलरेट कर देगा, और किसी न किसी इंस्टेंट पर जाकर के जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो जाकर के क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी मतलब वर्टिकली अपवर्ड तो पार्टिकल नहीं जा सकता इसके बाद फर्दर, जब ये जीरो ही हो जाएगी तो। और अगर तब तक ही सिर्फ फोर्स लग रहा है, उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बाद फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर उसके बाद भी फोर्स लगता रहेगा तो फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को नीचे की डायरेक्शन में भी ले आएगा, क्योंकि एफ नेट तो इस तरफ भी लग रहा है ना, नेट फोर्स तो कुछ ना कुछ तो इस तरफ भी लग रहा है, और अगर इस तरफ कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करेगा। बट जैसा कि अपने को सिर्फ क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब आपको कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है कि जिसका एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे नीचे की तरफ, जो कि क्या करे, इस वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या कर दे, खत्म कर दे। और दूसरा कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या करे, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर दे, चला दे। अब आप देखिए यहां F2 मतलब जो कि F cos थीटा इस पर्टिकुलर केस में आपका, वो F2 या F cos थीटा क्या कर रहा है, पार्टिकल को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि उसकी इस डायरेक्शन की क्या आ गई, स्पीड आ गई, क्योंकि पहले से जब पार्टिकल यहां चल रहा था तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं उसके पास, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी तो जीरो था। अब इस पार्टिकल के पास अगर इस तरफ की वेलोसिटी आई है तो ये पार्टिकल को वेलोसिटी दी किसने है, तो ये वेलोसिटी दी है पार्टिकल को किसने, फोर्स ने। तो सिंपली मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए कि ये जो चीज है वो हैपन हो पाए। तो ये आपको ऐसे टेढ़ी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर इसी फोर्स की डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा जी, एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, ताकि ये चीज क्या हो पाए, पॉसिबल हो पाए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल करते हैं, समझ आना चाहिए आपको, और अगर एग्जाम्पल समझ आ गया तो आप एक्सेलरेशन से रिलेटेड सवाल कर देंगे बड़े आराम से, उसमें कोई खास बात नहीं रहेगी। चलिए, आपको गिवन है कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है जी, ट्रेवल कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ आपको गिवन है, और इसका जो स्पीड है, पार्टिकल का जो स्पीड है वो क्या गिवन है जी आपको, वो 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और जो इस सर्कल का रेडियस है वो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है जी 4/π मीटर गिवन है आपको, ठीक है जी। और आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है आपका पार्टिकल, मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको पॉइंट्स गिवन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है जी, ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट हो गया जी आपका, ये क्या हो गया जी आपका D पॉइंट हो गया। और आपको कुछ ऐसा बोला है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, ये X एक्सिस है आपका, ये क्या है जी Y एक्सिस, मतलब इस पॉइंट को O को मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूं, सेंटर ऑफ सर्कल को ओरिजिन मैंने कंसीडर कर लिया। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप एक चीज बताइए, आप क्या बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए फ्रॉम A टू कहां C। मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ ले गया, A से कहां पहुंच गया आपका पार्टिकल, C पॉइंट पर पहुंच गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है कहां से कहां तक, A पॉइंट से C पॉइंट तक। अभी अभी आपको बताया, सर्कुलर का एग्जांपल लिया था, जब आपको मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल समझा रहा था, तो आपको मैंने सर्कुलर का केस लिया था। और सर्कुलर में अगर आपको क्या करना हो, सर्कुलर नहीं किसी भी टाइप ऑफ मोशन में, अगर आपको पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ड्रॉ कीजिए, आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन का सेंस है आपको। तो आपने नोट किया किसी आपके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर, वो कितनी है जी, उसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो क्या लिखूंगा मैं, इसको स्पीड तो कितनी गिवन है आपको 4, समझ आ गया। और ये किस डायरेक्शन में जा रही है जी, ये Y डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा जी, 4J कैप लिखूंगा। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B पॉइंट पर अगर लिखनी पड़ जाए, तो आप वेलोसिटी B पॉइंट पर कैसे लिखेंगे, वो कितनी है जी, स्पीड तो 4 है,
और ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है इस बारी, माइनस एक्स एक्सिस में, तो आप इसे क्या लिखेंगे, -4 आई कैप लिखेंगे जी, क्योंकि आई कैप नेगेटिव हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आपको पार्टिकल का वेलोसिटी किस पॉइंट पर लिखना है, सी पॉइंट पर, तो अब सी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे जी, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो कितना हो गया जी, ये स्पीड तो कितना है आपका 4 है, और ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया -4 जे कैप। सिमिलरली डी पॉइंट पर आपके पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया जी कितना, 4 आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में पॉइंट कर। तो आपको कहां से कहां तक का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ए से सी तक का। अभी आपको क्या सिखाया गया, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना सिखाया गया पिछले लेक्चर में। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना होता था, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या, डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर का मतलब क्या होता था, डेल्टा वी वेक्टर का मतलब होता था वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन क्या, T2 माइनस T1, दैट्स कितना, डेल्टा टी। आप समझिए इस चीज को, ठीक है जी। अब आप एक चीज नोट करिए कि आपको टाइम चाहिए कहां से कहां जाने का, ए से बी तक जाने का। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि ए से बी जाने में जो पार्टिकल को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी कितना हो गया जी, ये पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो ये तो सिंपली कितना हो गया जी, ये तो पाई आर यूनिट हो गया, पाई आर यूनिट्स आ गया। तो पाई आर यूनिट्स को इनफैक्ट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई एज इट इज। रेडियस कितना गिवन है आपको, 4/पाई मीटर गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया जी आपका, डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज 4 यूनिट। तो डिस्टेंस आ गया जी आपका 4 यूनिट, 4 यूनिट आ गया, ठीक है जी। अब आपको डिस्टेंस आ गया, स्पीड आपको दे रखी है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे जी डिस्टेंस अपॉन क्या करके, स्पीड करके। ये चीज आपको सिखाई जा चुकी है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी इसने, 4 यूनिट्स, मतलब 4 मीटर, ठीक है जी, 4 मीटर आ गया है, तो ठीक है। स्पीड कितना हो गया जी, स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड आंसर आ गया। तो 4 से 4 गया, तो क्या आंसर आ गया जी आपका टाइम का, ए से सी तक 1 सेकेंड आ गया, क्योंकि आपको यहां डेल्टा टी चाहिए था, ए से सी जाने का टाइम चाहिए आपको यहां। अब आप देखिए, आपको अगर एवरेज एक्सेलरेशन फाइन करना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको फाइन करना है तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखिए। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किस पॉइंट का है, जो फाइनल पॉइंट है आपका, तो फाइनल पॉइंट कौन है, सी पॉइंट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है जी, -4 जे कैप। अब आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी लिखना है, कितना है जी, 4 आई कैप, तो -4 आई कैप नहीं, सॉरी 4 जे कैप, 4 जे कैप अपॉन कितना टाइम लगा जी इसको, 1 सेकेंड लगा, अपॉन 1 सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया जी, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू सी इज माइनस कितना हो गया, ये 8 जे कैप। क्या आ गया जी, ये -8 जे कैप। आप इसको नोट करिए। अब अगर आपसे एवरेज किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता, एवरेज एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा होता, मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे क्या पूछी होती इसकी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी होती, तो डायरेक्शन क्या है जी इसकी, इट पॉइंट्स इन -j कैप डायरेक्शन। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन है ए से सी जाते वक्त, वो किस तरफ है जी आपकी, दैट इज फ्रॉम ए टू सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज ज्वाइनिंग ए एंड सी टुवर्ड्स दैट। आप समझ सकते हैं इस सवाल को। सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, किसके बारे में, किसके बारे में पूछ रहा हूं, ए से बी के बारे में पूछ रहा हूं। अब आप आंसर करिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ए से सी जाने तक इसको कितना लगा है भाई, 1 सेकेंड लगा है। तो आपसे मैंने यही क्वेश्चन किसके बारे में भी पूछ लिया है, फ्रॉम ए टू क्या, बी आपको जाना है, ए से बी आपको जाना है। तो आप बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगेन आपको एवरेज एक्सेलरेशन लिखना तो सेम तरीके से है। तो ए एवरेज कितना आ जाएगा जी आपका, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो कि बी पॉइंट का है, दैट इज कितना, -4 आई कैप
ए पॉइंट का वेलोसिटी बताइए जी, दैट इज -4 जे कैप अपॉन टाइम कितना लगेगा। अब पार्टिकल को ए से बी जाना है, तो ए से सी अगर उसको 1 सेकेंड लगता है तो ए से बी में कितना लगेगा, उसको ½ सेकेंड लगेगा जी, दैट इज कितना 0.5 सेकेंड, या इसको 1/2 लिखिए आप। तो एवरेज एक्सेलरेशन इस केस में आपका कितना आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, इस 0.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, -8 आई कैप -8 कितना जे कैप। ये आपका एक्सेलरेशन है जी विद डायरेक्शन। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए भाई आपका जो डायरेक्शन है उसको कैसे प्लॉट करेंगे आप, तो डायरेक्शन कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए आप डायरेक्शन देखिए, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस। इनफैक्ट मैं आपको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड बताता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ क्या, जे कैप का स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज कितना आ गया जी, ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 64 हो गया। ये भी कितना हो गया जी, ये भी 64 हो गया। 64 प्लस 64 कितना हो गया जी, 128। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये कितना आ गया, सिंपली 8√2 यूनिट्स, या मतलब 8√2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया जी एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब आपसे इसका डायरेक्शन भी पूछ लिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, आपके पास एक वेक्टर है जी कितना, -8 आई कैप। आप इसको ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा आपको। ये क्या है जी, लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है -8 आई कैप, आपके पास दूसरा वेक्टर है जी यहां कौन, -8 जे कैप, -8 जे कैप। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो ये क्या आ गया जी, ये आ गया आर ए एवरेज आ गया, ए एवरेज आ गया वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया, जो कि कितना है 8√2। ये पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है जी माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। मतलब आप यहां से या तो अल्फा ले लीजिए या फिर यहां से अल्फा ले लीजिए, आप आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं, अल्फा, जो कि कितना आएगा 45 डिग्री। 10 अल्फा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेक्टर्स में आपको सिखाया गया है कि डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो आपको वो फॉर्मूले अब तक रट जाने चाहिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है ए से बी अगर आप जाते हैं तो वो ये डायरेक्शन है जी, ए एवरेज की डायरेक्शन ए से बी में देखिए, नोट करिए ये है, और ए से सी में जो डायरेक्शन है वो ये है। तो आप इस चीज को नोट करिए, और ये बहुत बढ़िया सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरीके से आप ए से डी निकाल सकते हैं, ए से ए निकाल सकते हैं, खेलते रहिए इन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।